जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 15 दिन के नवजात शिशु को तालाब में फेंककर उसकी जान ले ली। घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है, जब महिला अपने घर से बच्चे को लेकर निकली और फिर कुछ देर बाद तालाब के किनारे पहुंची। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि महिला मानसिक तनाव में थी और पारिवारिक कलह के कारण उसने ये कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद बच्चे का शव तालाब से निकाला गया। फिलहाल आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। गांव के लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख का माहौल बना हुआ है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट से आई एक सख्त टिप्पणी। देश के चर्चित निठारी हत्याकांड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों में लापरवाही से भरी रही है। न्यायालय ने ये भी पूछा कि आखिर इतने बड़े अपराध में साक्ष्य जुटाने और दोषियों को सजा दिलाने में इतनी देरी क्यों हुई। यह वही मामला है जिसने 2006 में पूरे देश को झकझोर दिया था, जब नोएडा के निठारी गाँव में कई बच्चों की हत्या का खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करना भी जरूरी है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ा है। इस्लामाबाद धमाके को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने उनके आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताते हुए सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान पहले अपने घर की स्थिति सुधारे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने साफ कहा कि भारत पर झूठे आरोप लगाने से पाकिस्तान की आतंकी सच्चाई नहीं छिप सकती। गौरतलब है कि हाल ही में इस्लामाबाद में हुए धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। भारत ने इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब आत्ममंथन की जरूरत है। राजनयिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। और एक और बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, पुणे में एक महिला के साथ डिजिटल फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला से ठगों ने 99 लाख रुपए ठग लिए और इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फर्जी हस्ताक्षर तक बना डाले। मामला तब सामने आया जब महिला को कथित तौर पर डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे वसूले गए। साइबर पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी विदेशी कॉल सेंटर से संचालित गिरोह का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार इस पूरे फ्रॉड को बड़ी ही तकनीकी चालबाजी के साथ अंजाम दिया गया था। फिलहाल 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और इंटरपोल से भी संपर्क साधा गया है। यह मामला डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता का विषय बन गया है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देखिए ये दिलचस्प अपडेट। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू में इस्तेमाल हो रहे घी को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक नया बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड। ये बोर्ड मंदिरों की परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं की निगरानी करेगा ताकि कोई भी व्यावसायिक दबाव मंदिर की पवित्रता को प्रभावित न करे। दरअसल बीते दिनों तिरुपति लड्डू में उपयोग होने वाले घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। पवन कल्याण ने कहा कि यह बोर्ड संतों, विद्वानों और आम श्रद्धालुओं के प्रतिनिधियों से मिलकर बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक मामलों को राजनीति से ऊपर रखना ही इस पहल का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, एक तो और बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर में डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है, जो आतंकी संगठनों से आर्थिक रूप से जुड़े पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये डॉक्टर अपने पेशे की आड़ में फंडिंग और संपर्क के माध्यम से आतंक को बढ़ावा दे रहे थे। एजेंसी ने अब इस पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सोशल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। NIA सूत्रों के अनुसार यह नेटवर्क देश के कई शहरों में फैला हुआ है। सरकार ने इस कार्रवाई को आतंकी ढांचे के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। तो चलिए आगे बढ़ें और देखें प्रयागराज से एक अहम खबर। प्रयागराज में सिर अभियान को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब मतदाता सूची सत्यापन अभियान के दौरान अधिकारी ने गंभीर अनियमितताएं की। प्रशासन ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाँच के अनुसार अधिकारी ने कई मतदाताओं के रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए, जिससे शिकायतें बढ़ गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। वहीं आयोग ने बाकी अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी जारी की है कि ऐसी चूक दोहराई न जाए। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, मथुरा को विजन 2030 के तहत एक नए स्वरूप में बदलने की बड़ी योजना बनाई गई है। करीब 30,783 करोड़ रुपए की इस मेगा योजना से कृष्ण नगरी को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़कें, नदी तट, ट्रैफिक प्रबंधन और मंदिर कॉरिडोर जैसी सुविधाओं पर काम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मथुरा को पूरी तरह स्मार्ट, स्वच्छ और ट्रैफिक फ्री सिटी में बदला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्थानीय नागरिकों में भी इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी राहत की खबर। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों पर भारी छूट दी जाएगी। सरकार ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा है
वे अब जुर्माना माफ करवाकर आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। ये पहल हर घर रोशनी हर दिल राहत के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य आम जनता को आर्थिक बोझ से राहत देना और समय पर भुगतान को बढ़ावा देना है। बिजली विभाग ने सभी जिलों में इस योजना के लिए विशेष कैंप लगाने की भी घोषणा की है। और खबरों में आगे बढ़ें, देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने अब भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाने का बड़ा कदम उठाया है। नई प्रणाली के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने भूखंड की स्टाम्प ड्यूटी खुद से कैलकुलेट कर सकेगा। राजस्व विभाग ने बताया कि ऑनलाइन कैलकुलेटर की सुविधा के जरिए पंजीकरण में लगने वाला समय और भ्रष्टाचार दोनों में कमी आएगी। पिछले कई वर्षों से जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। अब ये डिजिटल प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत लाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक ऐसे मकान का खुलासा किया है जहां 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। ये घर एक यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर के नाम पर था, जो अब फरार बताया जा रहा है। पूरे इलाके को बम स्क्वाड ने घेरकर जांच की और विस्फोटक को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान कई महीनों से बंद था और उसमें संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। एनआईए और एटीएस की टीम अब इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। ये बरामदगी पिछले कई वर्षों में मिली सबसे बड़ी मात्रा के विस्फोटक में से एक बताई जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, गोरखपुर में अब शादियों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग शुरू हो गई है। नगर निगम ने यह अनोखी पहल की है ताकि उत्सवों में प्रदूषण कम हो और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। शादी समारोह में ये ई बसें परिवार और मेहमानों को ले जाने के लिए उपयोग की जा सकेंगी। बिजली से चलने वाली ये बसें साइलेंट, किफायती और पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल और नगर निगम के ऑफिस के जरिए की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल ग्रीन गोरखपुर मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार तेजस्वी यादव बिहार के सुपर सीएम फेस के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरे स्थान पर और एक चौंकाने वाले नाम को तीसरे नंबर पर बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि युवा वर्ग में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक जनता इस बार नए चेहरे को अवसर देने के मूड में दिख रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यह नतीजे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव परिणामों के बाद ही साफ होगा कि जनता का रुख किस ओर रहा। तो चलिए आगे बढ़ें और देखें रोजगार से जुड़ी खुशखबरी। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2025 के लिए नई भर्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान में विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि यह अवसर युवाओं के लिए स्थायी और उच्च वेतन वाली नौकरियों के रूप में होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद भारत के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में तैनाती दी जाएगी। ओएनजीसी ने बताया कि यह भर्ती देश में रोजगार सृजन के उसके दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नौकरी बदलने से जुड़ा बड़ा नियम बदल दिया है। अब जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे, आपका ईपीएफ खाता अपने आप नए नियोक्ता से ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को यूएएन, पासबुक या ट्रांसफर रिक्वेस्ट जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये सुविधा ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम के जरिए लागू की गई है, जो नए ज्वाइनिंग डेटा को तुरंत लिंक कर देगा। ईपीएफओ ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाना और पारदर्शिता लाना है। अब लाखों कर्मचारियों को ट्रांसफर की झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। और वहीं रेलवे यात्रियों के लिए आई एक जरूरी जानकारी। भारतीय रेल ने नवंबर महीने में कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों को मुख्य रूप से ट्रैक रिपेयर और सिग्नल अपग्रेडेशन के कारण बंद किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये कदम सुरक्षा और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपने टिकट की स्थिति और ट्रेन शेड्यूल जरूर जांच लें। रेलवे ने कहा है कि ये रद्द ट्रेनें महीने के अंत तक धीरे धीरे बहाल की जाएंगी। ऐसे में यात्रा की योजना बनाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर अपडेट चेक करना बेहद जरूरी होगा। और खबरों में आगे बढ़ें, देखिए दोस्तों, गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार खबर आई है। भारतीय रेलवे अब गोरखधाम एक्सप्रेस से पहले क्लोन एक्सप्रेस चलाने जा रहा है, जिससे राजधानी तक यात्रा और आसान हो जाएगी। ये ट्रेन उन्हीं रूट्स पर चलेगी, लेकिन कम स्टॉपेज और तेज रफ्तार के साथ। रेलवे ने बताया कि नई ट्रेन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए शुरू की जा रही है। गोरखपुर और दिल्ली के बीच यात्रा समय में भी लगभग 1 घंटे की कमी आएगी। लंबी वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए यह एक राहत भरी पहल मानी जा रही है। देखिए दोस्तों, एक अजीब लेकिन वायरल खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर नहाते हुए दिखाई दे रहा है। ये घटना रेलवे के लिए बड़ी शर्मनाक साबित हुई, क्योंकि यात्री ने कोच के वॉश बेसिन में बाल्टी रखकर स्नान शुरू कर दिया। रेलवे और आरपीएफ ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के अंदर इस तरह की हरकत यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन है। इस व्यक्ति की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यवहार को देखकर तुरंत रिपोर्ट करें। और एक और बड़ी सुरक्षा से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज सहित पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस घटना के बाद प्रयागराज में करीब 16,000 यात्रियों ने अपने ट्रेन टिकट कैंसिल
कैंसिल करा दिए। रेलवे स्टेशन पर जांच बढ़ा दी गई है और हर यात्री के सामान की गहन तलाशी ली जा रही है। प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों को अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो चलिए आगे बढ़ें और देखें टोल से जुड़ा अहम अपडेट। फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए 15 नवंबर से टोल भुगतान के नए नियम लागू हो रहे हैं। अब टोल पर गलत या डुप्लीकेट फास्टैग इस्तेमाल करने वालों से डबल फीस वसूली जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि कई लोग फर्जी टैग या पुराने बैंक अकाउंट वाले टैग का उपयोग कर रहे थे। नए नियमों के तहत हर वाहन के लिए केवल एक ही वैध फास्टैग मान्य होगा। यदि टोल पर स्कैन फेल होता है तो चालान और जुर्माना दोनों लागू होंगे। सरकार ने साफ कहा है कि इन बदलावों का मकसद सिस्टम को पारदर्शी और धोखाधड़ी मुक्त बनाना है।